गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाउंडेशन डिजाइन की ये मेरी पहली क्लास है हम लोगों की। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन की, फाउंडेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग तो पहले जान लेते हैं कि फाउंडेशन पढ़ क्यों रहे हैं आखिर। ठीक है? तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। That part of structure through which load is finally transmitted to the soil। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का वो पार्ट जिससे कि हम लोगों का जो कि सारा स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कहाँ से पे ट्रांसफर हो जाए, सॉइल पे। सब लोग जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है क्या, सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का लोड आता है सब स्ट्रक्चर पे, सिर्फ सब स्ट्रक्चर से फाउंडेशन के का जो फाउंडेशन वाला पोर्शन होता है, इस फाउंडेशन से हम लोग का लोड ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है, तो वह पार्ट स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर में भी कौन कौन से दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर, और फिर दूसरा पार्ट आपका होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दो पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो कि हम लोगों के सॉइल में लोड को ट्रांसमिट करे, उसे ही हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि दो तरह का फाउंडेशन फेलियर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फेलियर जो होता है फाउंडेशन में दो तरह के होता है। एक होता है सेटलमेंट हो जाता है सॉइल का या फिर फाउंडेशन का सेटलमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग होता है फाउंडेशन या फिर सॉइल का। ठीक है, सेटलमेंट होता है अगर, तो उस कंडीशन में जो फेलियर होता है उसको हम लोग सेटलमेंट फेलियर बोलते हैं। और जब हम लोग का स्लाइडिंग या फिर स्लिपिंग होता है फाउंडेशन का, तो उस कंडीशन में जो फेलियर होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग शेयर फेलियर बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में ट्रांसफर करने के लिए जो भी पार्ट यूज होता है स्ट्रक्चर का, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन में दो तरह का फेलियर होता है। एक फेलियर होता है कि इस समय क्या होता है कि सेटलमेंट हो जाता है सॉइल का या फिर फाउंडेशन का, तो उस कंडीशन में जो सेटलमेंट हुआ तो उस कंडीशन के फेलियर को हम लोग सेटलमेंट फेलियर बोलते हैं। जब स्लाइडिंग होती है फाउंडेशन की या फिर सॉइल की, तो उस कंडीशन में जो फेलियर होता है उसे हम लोग शेयर फेलियर बोलते हैं। यानी कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या, जो फाउंडेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इन दोनों फेलियर से सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम लोग को पढ़ना है कि कैसे फेल हो, कैसे हम लोग का सेफ होगा, क्या होगा, कौन कौन से फाउंडेशन होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के। फाउंडेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन होता है, ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक फाउंडेशन होता है सैलो फाउंडेशन, दूसरा फाउंडेशन होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में जब हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास कर रहे थे। तो जब हम लोग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं कि सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को हम लोगों ने दो तरह से डिवाइड किया था। एक को कैसे किया था, एक टेरेजागी ने किया था, दूसरा स्कैम्पटन ने किया था। टेरेजागी ने क्या बोला था कि डी एफ बाई बी जो होता है लेस देन अगर वन होगा, यानी कि डी एफ इज लेस देन बी, वेयर डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, और बी क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। तो ये जो होता है डी एफ, अगर डी एफ जो है वो क्या हो, डीबी, जो डीएफ है वो बी के बराबर हो या फिर छोटा हो, उस कंडीशन में जो हम लोग का फाउंडेशन होता है उसे हम लोग शैलो फाउंडेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टेरेजागी। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि डीएफ बाई बी इज ग्रेटर देन बी, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्या, डीप फाउंडेशन। इसको हम लोगों ने फिर स्कैम्पटन ने क्या बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, डीएफ बाई बी अगर लेस देन या फिर इक्वल टू होगा 2.5 के, तो उसको शैलो फाउंडेशन बोलेंगे। अगर 2.5 से ज्यादा होगा तो उसे डीप फाउंडेशन बोलेंगे। यानी कि दो तरह से
दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग अपना ये बताया कि कौन कौन सी फाउंडेशन होते हैं। फिर आते हैं सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। इन सैलो फाउंडेशन में भी दो तरह का फाउंडेशन होता है। एक फाउंडेशन होता है फुटिंग, ठीक है, और दूसरा हम लोगों का होता है क्या, दूसरा होता है हमारा रैफ्ट फाउंडेशन। एक फुटिंग होती है और दूसरा हमारी रैफ्ट होती है। ये फुटिंग भी जो होती है वो 5 तरह से होती है। आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, स्प्लिट फुटिंग, ठीक है। इसकी बात हम लोग करते हैं। हाँ, तो जो हम लोग का फुटिंग होता है वो 5 तरह का होता है। एक आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और स्प्लिट फुटिंग, ठीक है। अब ये जो हम लोगों का होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग का जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है, यह देखिए ये दो तरह का होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है सर्कुलर। कंबाइंड की बात करते हैं तो कंबाइंड भी दो तरह का होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर और दूसरा होता है ट्रापेजॉइडल, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोगों ने कहा कि फाउंडेशन है वो दो तरह का हुआ, एक सैलो एक डीप। फिर क्या हुआ, हमने कहा कि सैलो फाउंडेशन दो तरह का होता है, एक होता है फुटिंग और दूसरा होता है रैफ्ट या फिर मैट फुटिंग। फिर फुटिंग भी हम लोग की 5 तरह की होती है, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रिप, स्ट्रैप और स्प्लिट फुटिंग। ये तरह होता है क्या। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर मैंने कहा कि आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो भी हम लोग की दो तरह की, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, और कंबाइंड फुटिंग भी दो तरह की, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल शेप की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन आपका 3 तरह का होता है। एक होता है पाइल फाउंडेशन, दूसरा होता है वेल फाउंडेशन या फिर इसको हम लोग केशन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है फुटिंग। इसी फुटिंग को हम लोग ज्यादा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये फुटिंग किस केस में आएगा, जब हम लोगों का जो भी हम लोग की फुटिंग है, ठीक है, जो फुटिंग की साइज होगी DF/B इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर टेराजाकी को लेके चलते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, तो फुटिंग को हम लोग बोल देंगे कि कौन सी फुटिंग है, वो शैलो फाउंडेशन है। अगर ये हम लोगों की क्या हो, हम लोगों की ये अगर, और अगर हम लोगों का DF/B ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि हम लोग का क्या है, डीप फाउंडेशन की फुटिंग है। तो ये हम लोग का था टाइप ऑफ फाउंडेशन। अब मैं आप लोग को एक एक करके सब बता भी देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये फाउंडेशन है, ये आइसोलेटेड फाउंडेशन है। ये आप लोग को देखिए स्टेप्ड RC फाउंडेशन, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन, स्टेप्ड फाउंडेशन। फिर क्या है ये देखिए आप लोग का प्लेन RC कंक्रीट है, ये फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, ये फाउंडेशन और ये फाउंडेशन। ये तीनों आप लोगों की किस तरह की फाउंडेशन है, ये आइसोलेटेड फुटिंग है। ये भी आपको आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। और ये हम लोग की कौन सी फुटिंग आती है, ये हम लोग की कंबाइंड फुटिंग के केस में आता है। स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग की कंडीशन में हम लोग देखिए एक फुटिंग को एक स्ट्रैप के जरिए, यानी कि देखो इसको अगर हम लोग साइड से देखें तो कुछ ऐसा होगा, इसके बॉटम तो इसके टॉप से जोड़ा गया है, और इसको हम लोग इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इससे कनेक्टेड कर देते हैं, दो फुटिंग को एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रैप के जरिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक पट्टी के जरिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर देना, उसको हम लोग स्ट्रैप फुटिंग बोल देते हैं, ठीक है। और हम लोगों का एक होता है रैफ्ट फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन। जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये आप देखोगे मल्टीप्लेक्स वगैरह देखोगे तो मल्टीप्लेक्स वगैरह का जो फाउंडेशन होता है वो मैट फाउंडेशन ही बनाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है, तो उसको मैट फाउंडेशन बना बोलते हैं। अलग अलग मैं आप लोग को और भी बता देता हूँ कैसे होता है। हम लोग देखते हैं, अब देखिए हम लोग की ये अगर फुटिंग बन रही है कुछ ऐसी, तो ये हम लोग की हो गई आइसोलेटेड फुटिंग। अगर इसी को हम लोगों ने क्या किया कि ये आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, अगर ये हम लोग का एक है, ये हम लोग का दो है, फिर इसको हम लोगों ने मिला दिया तो ये कंडीशन हो गई किसकी, कंबाइंड फुटिंग हो गई हम लोग की। ये देखिए ये जो हम लोग का आइसोलेटेड फुटिंग है, ये हम लोग का क्या हो सकता है, अगर आइसोलेटेड फुटिंग है तो ये सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी, टॉप सॉरी सर्कुलर भी हो सकता है और हम लोगों का
रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग भी हो सकता है। ठीक है, रैफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या कर देते हैं हम लोग रैफ्ट फाउंडेशन में, अगर हम लोग देखिए पूरा का पूरा फुटिंग बना दिया जाता है और उसको छोटे छोटे ये अंदर कॉलम्स लगे होते हैं। आप लोग देखोगे कभी मल्टीप्लेक्स का फाउंडेशन देखना, कुछ ऐसा ही होता है। उसके छोटे-छोटे कॉलम्स होते हैं, उसके ऊपर उन सभी कॉलम्स को क्या किया जाता है, एक मैट, एक चटाई की तरह से कंक्रीटिंग कर दी जाती है, वो पूरा का पूरा सब कुछ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरा उसके ऊपर, क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी लोड इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम लोग सबका स्ट्रैप से जोड़ेंगे तो भी हम लोग को एरिया मिल जाता है पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे को एक ही मैट के ज़रिए जोड़ देते हैं। तो इसे हम लोग बोल देते हैं मैट फुटिंग या फिर रैफ्ट फुटिंग बोल देते हैं। रैफ्ट फुटिंग आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में कभी-कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है, रैफ्ट फुटिंग ही क्या होती है। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है कि हम लोगों की अगर मान के चलिए ये हम लोगों का फुटिंग है, ठीक? ये हम लोगों की फुटिंग है। इसको क्या करते हैं, जब एक टाई बीम से कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। ये जो फुटिंग आप लोग देख रहे हो, ये वाला फुटिंग, ये जो हम लोग का सीढ़ी की तरह बना हुआ है, इस फुटिंग को हम लोग स्प्रिड फुटिंग बोलते हैं। स्प्रिड स्प्रिड का मतलब क्या होता है, फैलना। स्प्रिड फुटिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जुड़ रहा है, फिर इसको थोड़ा और बढ़ाया, फिर इसको और बढ़ाया, जैसे जैसे लोड होता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, हम उसको बढ़ाते चला जाता है। तो ये स्प्रिड यानी कि पहले लोड हम लोग का इसमें आएगा, फिर यहाँ से इसको स्प्लिट करके यहाँ पे फैलाएँगे, फिर हम लोग स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे लोड स्प्लिट हो जाएगा। तो ये स्प्लिट फुटिंग होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक समझ लिया होगा कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है, स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है और स्प्लिट फुटिंग क्या होता है। ठीक है? तो हम लोगों का ये आइसोलेटेड फुटिंग, ये हम लोग का हो गया। स्ट्रैप फुटिंग सॉरी स्प्लिट फुटिंग हम लोगों का ये क्या है? ये भी आइसोलेटेड फुटिंग ही है। ये भी हम लोग का आइसोलेटेड फुटिंग है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये रैफ्ट फुटिंग है। देखिए रैफ्ट फुटिंग है। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों का, ये हम लोग का स्ट्रैप फुटिंग है, स्ट्रैप से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि रिक्वायरमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग बनाते हैं तो कोई भी फाउंडेशन बना रहे हैं तो वो फाउंडेशन क्या होगा, उसको स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल किस किस दो कैटेगरी में करना होगा हमें, हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि हम लोगों को दो तरह से सेफ बना देना है, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया, एक हम लोग का सेल्फ फेलियर क्राइटेरिया पे सेफ होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि क्या हो वो, उसको पहले रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है, मस्ट बी प्रॉपरली लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्यूचर इन्फ्लुएंस व्हिच कुड एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हम लोग को ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई फाउंडेशन आज की डेट में हम लोग कोई घर बनाते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि आज हमारा एक स्टोरी हमने बना दिया है, अगली बार हम उसको और सेकंड स्टोरी ले जाएंगे, थर्ड स्टोरी लेके जाएंगे, या फ्यूचर में हमें क्या हो हमें भी नहीं पता होता है, हो तो सकता है कि उसे और बड़ा करना हो या फिर उसमें और चीजें ऐड करनी हो, या फिर लोड का कुछ नहीं पता होता, फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता होता। तो उसमें अगर फ्यूचर इन्फ्लुएंस के जरिए अगर कोई इसमें फ्यूचर का एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उसकी परफॉर्मेंस पे, ये हमें देखना रहता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग सेटलमेंट जो हो स्टेबल हो, सेटलमेंट के में जो सेटलमेंट फेलियर की बात की और जो हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप फेलियर की बात की, उन दोनों को सेफ होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए सेटलमेंट के लिए भी और स्लिप के लिए भी। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिर्फ हम लोग के फाउंडेशन के नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं कि हमारा जो भी फ्यूचर में हम लोग का एनवायरनमेंट होगा उसका प्रभाव उस स्ट्रक्चर पे ना पड़े और साथ ही साथ क्या हो, वो टूटे ना। तो हम लोग जानते हैं फाउंडेशन टूट कैसे सकता है, दो तरह से, एक सेटलमेंट और दूसरा हम लोग का स्लिप। तो ये दोनों से सेफ होना चाहिए और हम लोग का फ्यूचर में कोई एडवर्स प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए शैलो फाउंडेशन की, ये कैसे डिसाइड होता है, तो लोकल इरोजन ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। ये मान के चलिए आज की डेट में पानी कम बरस रहा है, पहले ज्यादा बरसता था, हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो बारिश ज्यादा होनी शुरू हो जाए, हम लोग को ये पता नहीं होता है। तो जो हम लोग का टॉप सॉइल है, मान लीजिए ये हम लोगों ने फाउंडेशन बना दिया, यहाँ से हम लोग की जो बारिश हुई, जो टॉप सॉइल है ये क्या होता है, टॉप सॉइल हम लोग का ये बहना पानी स्टार्ट कर दिया, इसको काटना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे आप लोगों ने कुछ जगहों पे देखा होगा, कुछ जब बाढ़ आती है, तो आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे कि पानी बहता रहता है और बगल में बिल्डिंग रहती है, दीदी पूरी बिल्डिंग ही बहते-बहते क्या होता है, अचानक से पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी होता है, उसकी फ्लोइंग वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होता ऐसा थोड़ी ना होगा कि वहाँ पे जो फाउंडेशन बनाया गया होगा,
मान लो यहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है कि वो फाउंडेशन बनाया गया होगा तो वो टूटे ही नहीं, ठीक है। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि ऐसा थोड़ी ना सोचा गया होगा कि जो हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं वो धीरे धीरे इरोजन होना शुरू होगा और ये, तो वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ के केस में क्या होता है, धीरे-धीरे ये पा मिट्टी यहाँ से इरोजन होना शुरू होता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो हम लोग का फाउंडेशन होता है, वहाँ का पूरा मिट्टी हट जाती है, फिर फाउंडेशन दिखने लगता है और क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग का कोलैप्स कर जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कई वीडियोज़ में देखा होगा, ठीक है। अंडरग्राउंड डिफेक्ट, कभी-कभी अंडरग्राउंड डिफेक्ट भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों का ये हम लोग मिनिमम डेप्थ इतना होना चाहिए कि हम लोगों का क्या हो कि अंडरग्राउंड जो डिफेक्ट है उसका प्रभाव ना पड़े। इतना हम लोग का डेप्थ होना चाहिए कि जो फ्लोइंग वाटर है, अगर टॉप सॉइल हम लोग का इरोजन हो रहा है तो हम लोग का जो उसके पानी के बहने से भी सॉइल इरोजन इतना हो जाए कि फिर भी हम लोग का स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। यानी कि सॉइल इरोजन हो भी जाए तो भी हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहे, तो इतना डेप्थ उसकी होनी चाहिए। अंडरग्राउंड डिफेक्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड डिफेक्ट हम लोग का जो सब स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उस कंडीशन में अनकंसोलिडेटेड फिल्ड अप सॉइल। फिल्ड अप सॉइल के बारे में शायद ही आप लोग जान रहे होंगे कि फिल्ड अप सॉइल होता क्या है, ठीक है। फिल्ड अप सॉइल फिल्ड अप सॉइल होता क्या है, ठीक है। फिल्ड अप सॉइल की बात हम लोग करते हैं, तो अंडरग्राउंड डिफेक्ट की बात की जाए तो ये कहाँ से आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में क्या है, सड़क पे इंसानों से ज्यादा पशु घूमते रहते हैं, ठीक है। या कभी-कभी हम लोग जब कोई नई कॉलोनी बसती है या कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसके बगल क्या होता है, झाड़-झंखाड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी-कभी अगर मान लो कि बगल में स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि ये बिल्डिंग बना है, इसके बगल में कोई बिल्डिंग नहीं रहा होगा, कोई फिर नया स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, पहले वो लोग फुटिंग बनाएँगे, उसके लिए मिट्टी निकालते हैं। जब वो मिट्टी निकालेंगे, जब ये सोचो कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये हम लोग का ग्राउंड सरफेस है, ऐसे इमेजिन करो। फिर कि कोई नया इंसान आया, उसको अपना घर यहाँ पे बगल में इसके बनाना है। तो वो क्या करेगा, पहले तो फाउंडेशन के लिए यहाँ की मिट्टी निकालेगा। जब ये मिट्टी निकालेगा, तो होगा क्या, जब यहाँ की फाउंडेशन के लिए वो सॉइल निकालेगा, तो जब उसका ये घर बन के तैयार हो जाएगा, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि घरों में क्या होती है, मिट्टी बैठना शुरू होती है, ठीक है? जब मिट्टी बैठना शुरू होता है, तो जब यहाँ का सॉइल का जब होता है ना कि हम लोग गाँव में देखते थे, कहते थे लोग ना कि अभी भी कहते हैं कि मिट्टी डलवा के 1 साल छोड़ दीजिए, अगले साल घर बनाएँ ताकि मिट्टी बैठ जाए। तो वही चीज़ है, जब मिट्टी बैठना स्ट्रक्चर की शुरू होगी, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ का सॉइल तो हट गया, यानी कि यहाँ पे पहले तो पूरा का पूरा एकदम सेटल्ड सॉइल था। जब ये सॉइल हट गया यहाँ से, जब पूरा सॉइल हमने निकाल दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब यहाँ पे सेटलमेंट होगा, वो प्रभाव सिर्फ इसी पे नहीं पड़ता है, इस पे भी हम लोग के स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, कभी-कभी आप लोगों ने पुराने घरों में देखा होगा कि जब छोटे-छोटे आप लोग देखते होंगे चींटियाँ होती हैं या साँप रहते हैं, ये सब जब बिल बनाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो सब जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है, वो लोग बिल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग का डिफेक्ट आ सकता है। तीसरी चीज़, चींटी वगैरह जो होती है सॉइल नीचे से निकालना सब शुरू कर देती है, तो वहाँ से भी हो सकता है। तो क्या होता है कि एनिमल्स की वजह से या फिर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो हम लोग का सॉइल के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है वो अंडरग्राउंड डिफेक्ट के अंदर आता है। क्योंकि हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिर्फ हमारे इसके जस्ट बगल वाला स्ट्रक्चर भी प्रभावित होगा, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ गया हो कि अंडरग्राउंड डिफेक्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट डिटर्मिनेशन का वही तरीका है, नॉन एनडीटी टेस्ट करते हैं या फिर ये सब लोग जानते हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड फील्ड ऑफ सॉइल, अब ये अनकंसोलिडेटेड फील्ड ऑफ सॉइल की अगर बात की जाए, तो अनकंसोलिडेटेड फील्ड ऑफ सॉइल की बात क्या की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लो लाइंग लाइंग एरिया रहता है, ठीक है। लो लाइंग एरिया क्या होता है, ठीक है। लो लाइंग एरिया में जो जब पानी जो रहता है, यानी कि हम लोग का ये कुछ है स्ट्रक्चर, ये हम लोगों का एक एरिया है, एक एरिया ये एरिया है। यहाँ से क्या होता है, मिट्टी का जब पानी बरसना शुरू होता है तो सॉइल क्या होगा, पानी के साथ साथ ये नीचे की तरफ आएगा। और होगा क्या कि कुछ सालों बाद इस जगह पे वो पानी जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और जो सॉइल रहता है वो क्या हो जाता है कि
अनकंसोलिडेटेड कंडीशन में रहता है। ये जो सॉइल यहाँ पे आके इकट्ठा होता है बारिश की पानी की वजह से, वो अनकंसोलिडेटेड कंडीशन में रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कंडीशन भी हम लोग को डिफेक्ट कर सकते हैं। इसी सॉइल को क्या कहते हैं, फिल्ड अप सॉइल। फिल्ड अप सॉइल का मतलब ये हो गया कि ये हाई लाइंग एरिया से, यानी कि हाई ऊपर के एरिया से मिट्टी को लेके आ रही है नीचे की तरफ लो लाइंग एरिया पे। फिल्ड अप मतलब कि भर देना, तो यानी कि यहाँ से कहीं से लेके आया और नीचे के एरिया में भर देना। तो कुछ सालों में लेयर बाय लेयर क्या होता है, वो अनकंसोलिडेटेड सॉइल का लेयर्स जमा हो जाता है। ये जो सॉइल होता है वो अनकंसोलिडेटेड होता है। अनकंसोलिडेटेड में हम लोगों ने जब कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन पढ़ा था, तो कॉम्पैक्शन की बात की थी तो वो कॉम्पैक्ट सॉइल होता है। कंसोलिडेशन में भी नेचुरली वो उसका जो वॉइड्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जब वो अनकंसोलिडेटेड सॉइल रहेगा तो उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे। जब वॉइड्स ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे फाउंडेशन को डिफेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये जो सॉइल, ये टर्म है ये समझ गए होंगे। बिल्डअप सॉइल भी आप लोग जान गए होंगे। प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी लाइन, ये भी हमने बताया कि अगल बगल अगर हम लोग का कोई स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है और नया कोई हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वो भी हम लोग को इतना मिनिमम डेप्थ रखनी चाहिए कि हम लोग का ये इसका कोई भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर जो का प्रभाव इस पे न पड़े। जैसे कि हम लोग बताएं कि अगर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब इसके अंदर लोड पड़ेगा तो हम लोगों का ये 3 जोन होते हैं, शियर, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और एक हम लोग का पंचिंग शियर फेलियर। ये तीनों फेलियर होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीव बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी सारी चीजें होंगी। देखिए प्रेजेंस ऑफ अगर स्ट्रक्चर कोई आसपास है तो वो भी अब उसका प्रभाव ना पड़े, इतना डेप्थ रखना चाहिए कि उसका प्रभाव ना पड़े। ग्राउंड वाटर लेवल, ये तो हम लोग बियरिंग कैपेसिटी वाले पोर्शन में भी जियोटेक में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ग्राउंड वाटर लेवल का बहुत असर पड़ता है बेयरिंग कैपेसिटी पे। हम लोगों ने कंडीशन ही लेके चले थे कि हम लोग 2 कंडीशन लेके चले थे कि जब हम लोग का ये डीएफ जो हो वो क्या हो, ये हम लोग का डीएफ है, ये हम लोग का अगर क्या है, ये हम लोग का अगर बी है, ठीक है, ये हम लोग का डीएफ है, ये हम लोग का बी है, और हम लोग का ये हम लोग मान के चलते थे ये हम लोग का, यानी कि जो डीएफ प्लस बी डेप्थ के, ये हम लोग का वाटर टेबल, अगर इस वाटर टेबल जो हम लोगों का है वो डीएफ प्लस बी डेप्थ से नीचे है तो इसका इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी वाले टॉपिक में हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट सेम की क्लास में। तो यहाँ पे आप लोग समझ याद होगा कि डीएफ बाई बी वाले पोर्शन से अगर नीचे हम लोग का वाटर रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग का इस फुटिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ऊपर वाटर टेबल रहेगा तो उसका हम लोग अलग फॉर्मूला हम लोगों ने बियरिंग कैपेसिटी का निकाला तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और एक और तीसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन हम लोग लेके चले थे कि हम लोग का जो ये है, जो हम लोग का वाटर टेबल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यानी कि फाउटिंग से भी ऊपर। यहाँ पे हम लोग का अगर ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे हम लोग का जब ग्राउंड वाटर लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है, तो उस कंडीशन में हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ये तीनों अलग अलग कंडीशन थी। तो बियरिंग कैपेसिटी का ही जब चेंज हो जाएगी वाटर टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का फाउंडेशन है वो भी, उसकी मिनिमम डेप्थ भी किस पे डिपेंड करेगी कि ग्राउंड वाटर टेबल कितना हो चाहिए। डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए जैसे हम लोग ये हिली एरिया के बारे में बात हो रही है कि अगर हम लोग का हिली एरिया है तो हिली एरिया हम लोग देखते थे जब ठंड पड़ती है तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर सॉइल मॉइस्चर होता है। सब लोग जानते हैं सॉइल के अंदर सॉइल मॉइस्चर होता है। ये हम लोग का मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग मैं बना दे रहा हूँ, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का सॉइल है, ये हम लोग का सॉइल मॉइस्चर, इसके अंदर क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। पानी के अंदर मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर हम लोग का वाटर कंटेंट कुछ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाती है तो ये देखते हैं कि कितना नीचे तक जो हम लोग का पानी है वो जम जा रहा है। मतलब ये हो रहा है कि ठंड के समय में क्या होगा कि जब सॉइल के अंदर हम लोगों के सॉइल के अंदर जो हम लोगों का अगर सॉइल के अंदर अगर हम लोगों का पानी है तो क्या होगा, जाड़े के दिनों में ये पानी भी तो जमना स्टार्ट होगा। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि पानी एक ऐसा लिक्विड है, इकलौता ऐसा लिक्विड है जो कि ठंड में क्या होता है, फैलता है और गर्मियों में सिकुड़ता है। बाकियों के साथ तो अलग होता है कि गर्मियों में चीजें फैलती हैं और जाड़े में सिकुड़ती हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग की जो वाटर है उसके साथ इसका जस्ट उल्टा होता है। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एक काम करना, आप लोग एक काम करो, एक ग्लास लो, इस उस ग्लास पे निशान लगा दो, अंदर मार्क कर दो कि इतना पानी हमने भर दिया है। उस ग्लास को ले आके फ्रीजर में रख दो। आप जब फ्रीजर में वो जब पानी जम जाएगा तो आप लोगों को खुद दिख जाएगा कि हम लोग का उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। यानी कि हम लोग क्या कहते थे
कि जब हम लोग का ठंड होता है तो उस कंडीशन में वाटर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। तो यही चीज़ है, जब ठंड पड़ेगी, हिली एरिया है, ठंड वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो जो हम लोग के सॉइल के अंदर जो हम लोग का मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है, वो क्या होगा, वो एक्सपेंड करना शुरू करेगा। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों का उसका फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। वो भी जब एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, हम लोग की सॉइल पे जहाँ उसको जगह मिलेगी वहीं पे वो फैलना स्टार्ट हो। तो हो सकता है कि अगर हम लोग को जगह मिल गई तो वो फाउंडेशन को हम लोग को डिफेक्ट बना सके। तो मिनिमम इतना डेप्थ होना चाहिए कि फ्रॉस्ट एक्शन का कोई प्रभाव ना पड़े। डिफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, अगर एक्सपेंसिव सॉइल है यानी कि एक्सपेंशन सॉइल में होता है तो उसका डेप्थ वॉल्यूम चेंज के डेप्थ देखते हैं। उसके बाद कहते हैं डिसिकेशन ऑफ ड्यू टू हीट फ्रॉम बॉयलर फर्नेस एक्सेट्रा, और डिसिकेशन ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ द एरिया। ठीक है, इस डिसिकेशन का मतलब मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में इसका मतलब होता है निर्जलीकरण। ठीक है, अगर मान लीजिए सन व्यू एक्सेप्ट्रा की जगह हम सूरज का एग्जांपल ले रहे हैं, सन। अगर मान के चलिए हमने बना दिया अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद सूरज की रोशनी हमारी क्या हो रही है, इस पे पड़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा। जब इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने थ्री फेज डायग्राम पढ़ रखा है, तो जब थ्री फेज डायग्राम पढ़ रखा है तो हम लोग का जब पानी इसमें से निकल जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा सॉइल के अंदर। जब श्रिंकेज होगा तो जब वॉल्यूम चेंज होगा, श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, जब हम लोग का सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब श्रिंकेज होगा तो हम लोग के ये डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। रूट्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, ये TREES है यार, ये ए नहीं है, ऐसे वो जल्दी जल्दी में एस टाइप हो गया है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक बात कहूँ, ठीक है, कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, इसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो क्या होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं, पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो क्या होगा, वो भी पानी थोड़ा बहुत निकालेंगे। जब वो अगर ज्यादा, अगर मान लो यूकेलिप्टस वगैरह का जो हम लोग पेड़ देखते हैं, वो बहुत ज्यादा पानी, हम लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा यूकेलिप्टस वगैरह का पेड़ पानी लेता है, तो उसकी बगल उसकी वजह से क्या होगा, निर्जलीकरण यानी कि डिसिकेशन होगा हम लोग का वाटर का। इससे क्या होगा कि जब डिसिकेशन होगा तो सॉइल मॉइस्चर यहाँ से निकल जाएगा, और जब सॉइल मॉइस्चर निकल जाएगा तो जब ड्राई ड्राई सॉइल हो जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो भी हम लोगों के सुपर स्ट्रक्चर पे क्या करें, सुपर स्ट्रक्चर की लोड से हम लोग का थोड़ा जब ये लोड पड़ेगा इसका फाउंडेशन पे तो क्या होगा, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। तो ये मिनिमम डेप्थ हम लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये सारे जितने भी मैंने आप लोग को सारे इफेक्ट बताए, ये सारे इफेक्ट को बचाया जा सके, इतना हम लोग डिफेक्ट, इतना हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ बना लेते हैं। अगर मिल गया होगा तो आप लोग इसके चैट में रिप्लाई कर देना कि समझ में आ गया है ये पूरा पॉइंट, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ फाउंडेशन। कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये फाउंडेशन हम लोग को कैरी करना है, ये फाउंडेशन हम लोग को लेना है। तो देखिए भाई साहब कि तीन तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहला क्या होता है कि किस तरह का जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है या फिर हम लोग का कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है, या फिर हम लोग का घर बना रहे हैं, या फिर क्या ऑफिस बना रहे हैं, तो उस कंडीशन, या फिर कोई हम लोग वेयर हाउस बना रहे हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस पे कैसा लोड लग रहा है, उस पे हम लोग का डिपेंड करता है कि किस तरह का फाउंडेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, सब सरफेस कंडीशन, यानी कि सॉइल की जो कंडीशन है वहाँ की, उसकी वाटर कंटेंट क्या है, उसका ड्राई डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें, सेटलमेंट कितना होता है, ये सब कुछ हम लोग लेके चलते हैं सब सरफेस कंडीशन में। साथ ही साथ ये भी चल देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस पूरे स्ट्रक्चर, यानी कि अब बताओ कि अगर हम लोगों को एक तरह से ताजमहल का रेप्लिका बनाना है, यानी कि उसी तरह का हम लोग को कुछ और स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट तो होगी, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वैल्यूएबल स्ट्रक्चर है वो, उसका फाउंडेशन बनाना रहे अगर हम लोगों को, तो क्या करेंगे, हम लोग उसको फाउंडेशन ऐसा बनाएंगे कि सालों साल वो चले। ठीक है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका कॉस्ट सुपर स्ट्रक्चर का क्या है, उस जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया उसका महत्व क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। तो ये तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, मेन जो होता है वो हम लोग का ये दोनों होता है। ठीक है, हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम लोग पहले तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पे ही जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, ये हम लोग का है कि हम लोग जब टाइप ऑफ फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन लोड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये डिजाइन लोड, कि कितना लोड उस फाउंडेशन में हम लोग के लगने वाला है। तो लोड कौन कौन से होते हैं, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड।
कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के बारे में मैं इन दोनों को एक में इसलिए लेके आया हूँ कि जब भी हम लोग विंड लोड या अर्थक्वेक लोड लेके चलते हैं, तो हम लोग जब इसकी डिजाइनिंग करते हैं तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो ज्यादा आता है, यानी कि मान लो अर्थक्वेक लोड ज्यादा आ गया तो हम लोग अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर लेंगे, विंड अर्थक्वेक लोड पे डिजाइनिंग कर देते हैं, विंड लोड हमारा काउंटरएक्ट हो जाता है। अगर विंड लोड ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, विंड लोड पे ही डिजाइन करते हैं। इन दोनों में किसी एक जिसका भी वैल्यू ज्यादा होता है उसी पे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की जाती है। तो दोनों में जो ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने इसको साथ में लेके आया। साथ ही साथ लेटरल फोर्स, जो हम लोग का फाउंडेशन बना रहे हैं उस पे लेटरल फोर्स कितना लग रहा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट की वजह से, उसको भी हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए लेटरल फोर्स की बात हम लोगों ने एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर में आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। अब इम्पैक्ट इक्विवेलेंट रिलेटिंग टू मूविंग और डायनेमिक लोड, अगर स्ट्रक्चर हम लोग का ऐसा बना रहे हैं कि इसके ऊपर मूविंग लोड चल रहा है, यानी कि हम लोग का कोई ब्रिज है या फिर हम लोग कोई भी रोड बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग देखते हैं। तो ये तीन चार लोड्स हैं। इन लोड्स के अलावा कभी कभी स्पेशल केसेस आ जाते हैं, तो स्पेशल केसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या होती है, लेटरल या अपलिफ्ट फोर्स लगता है फाउंडेशन एलिमेंट पे, कब लगता है। देखिए हम लोग को याद होगा, मुझे टॉपिक का नाम नहीं आता, ये वाला टॉपिक कौन सा था, एक सेकेंड। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं ड्यू टू हाई वाटर लेवल की बात करते हैं, हम लोग का ये देखिए फाउंडेशन बनाया, ये हम लोग का वाटर लेवल पहले था, ये क्या हो गया, फाउंडेशन इसका वाटर लेवल बढ़ गया। जब वाटर लेवल बढ़ गया तो जो हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जब हम लोगों ने पढ़ा था, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता था, टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर को यू से डिनोट किया गया था। जब हम लोग का वाटर टेबल बढ़ेगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो उसलिए वजह से क्या होगा, ये अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा कहाँ पे, इस फाउंडेशन की फुटिंग पे, इस फुटिंग पे अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, अपलिफ्ट फोर्स जो होता है वो। फिर स्वेलिंग फोर्स देखते हैं फाउंडेशन पे, अगर ये सॉइल हम लोग का एक्सपेंसिव सॉइल है, यानी कि इसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, स्वेलिंग फोर्स लगाएगा। हीव प्रेशर की बात हम लोग कर रहे थे। हीव प्रेशर क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोग का क्या हो कि कोई ऐसा कंडीशन हो जो हम लोगों ने बात की अभी की, कि हम लोगों का अगर हम लोग का ये सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वो क्या हो, जो मॉइस्चर है वो ठंड के समय में क्या होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो पानी है वो जाड़ों में क्या होता है, फैलना शुरू होता है। जब इसके अंदर एक्सपेंशन होगा तो इसको देखो साइड में तो हमें पूरा पूरा कॉम्पैक्ट होता है, सॉइल में कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये बढ़ेगा कहाँ सॉइल, ये क्या होगा, ऊपर ही की तरफ बढ़ेगा। जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हीव फॉर्मेशन होगा और एक हीव प्रेशर लगेगा। हीव प्रेशर किस पे लगेगा, इस फाउंडेशन की सब स्ट्रक्चर पे लगेगा, फाउंडेशन पे लगेगा। साथ ही साथ फिर निगेटिव फ्रिक्शनल ड्रैग जो होता है वो भी पाइल पे लगता है, ठीक है। पाइल फाउंडेशन अगर हम लोग यूज करते हैं, अगर हाईली कंप्रेसिव सॉइल है तो उस कंडीशन में निगेटिव फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ फैक्टर्स थे जो कि क्या होता है, हम लोग कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पे वो सेलेक्ट करने के काम आता है। अब देखिए हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं कि कौन से टाइप का फाउंडेशन हमें यूज करना है। तो स्टेप फॉर सिलेक्शन द टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन, पहले तो क्या करते हैं, कोई भी चीजें होती हैं इसको करने का हम लोग का 5 स्टेप है। पहला क्या होता है, उस फाइल के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका नेचर क्या है, लोड क्या है, किस तरह का लोड वो फाउंडेशन पे ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग को जब ये पता चल जाए कि सॉइल पे किस तरह का लोड आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सब सरफेस सॉइल कंडीशन देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर, तो उस कंडीशन में इसकी सब सॉइल क्या, हम लोग की जो तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी गब्बर, ठीक है। जब गब्बर मूवी में क्या था, उस पे जो हीरोइन थी करीना कपूर, उसकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाती है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है, क्यों, क्योंकि वहां की सॉइल कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया था। तो क्या होता है कि हम लोग बिल्डिंग का लोड ज्यादा था और जो हम लोग की सब सॉइल थी वो उस लोड को सहने लायक नहीं थी। तो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर उस मूवी में कोलैप्स कर गया था, जिसमें हीरोइन की डेथ हो जाती है। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि पहले तो हम लोग अपना देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह का लोड ट्रांसमिट कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब सॉइल कंडीशन देखेंगे कि हम लोग का क्या उस वो सॉइल हम लोग का ये स्ट्रक्चर बनाने लायक है कि नहीं है। फिर अगर बनाने लायक होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं,
टाइप ऑफ फाउंडेशन सेलेक्ट कर देते हैं एक्सिस्टिंग कंडीशन में। जब ये दोनों कंडीशन पता चल जाती है फिर हम देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन हम लोग का लेना है। ये कैसे हम लोग देखते हैं कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन लेना है, तो उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे और फ्यूचर में जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो सेटलमेंट होगा, ये हम लोग मतलब बोलते थे ना कि थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट होता ही है, जो फ्यूचर में सेटलमेंट होगा या फिर जो ये सेटलमेंट क्राइटेरिया या जो स्लिप क्राइटेरिया है, जो हम लोग वो देखते हैं कि कितना सेटलमेंट हम लोग का सेफ सेटलमेंट है या फिर जो भी चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग कि मान लीजिए हम लोग का 10 हम लोग का सेटलमेंट हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 सेटलमेंट हम लोग अगर मान के चल रहा है हो रहा है, तो इसी कारण हम लोग को पता है कि इस एरिया में 10 सेटलमेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाउंडेशन बनाना है। तो क्या दो चीज़ें हम लोग की डिपेंड करती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, हम लोग को नेचर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तो हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं कि स्पेयरिंग कैपेसिटी क्या है हम लोग की सॉइल की और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ रहा है डिफरेंट सॉइल पे, ठीक है? फिर क्या करते हैं, 1 या 2 तरह का हम लोग देख लेते हैं कि भाई हम लोग या तो पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 या 2 तरह का फाउंडेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हम लोग को इन तीनों स्टेप से मिला है। अब मान लो 1 हम लोग को मिल गया है, तब तो वही फाउंडेशन हम लोग बना देंगे। अगर 1 से ज़्यादा मिला है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर हम लोग और डिटेल में जाते हैं, फिर डिटेल स्टडी करते हैं। फिर मेरे पास ऑप्शन है ना कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम और देख रहे हैं कि हम लोग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से फाउंडेशन से हो रहा है। तो दोनों में से जो भी हम लोग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, उस सॉइल को हम लोग उस फाउंडेशन को हम लोग ले लेते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखते हैं कि उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है? फिर कॉस्ट भी डिपेंड करता है, फिर हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो कॉस्ट एस्टिमेशन जब कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई साहब जो कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद अगर महँगा पड़ रहा है, तो भाई क्यों हम लोग जो वो फाउंडेशन लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं और वेल फाउंडेशन बना रहे हैं और वेल फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन हमारा क्या हो रहा है कि 2 फाउंडेशन है, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग दोनों में क्या करते हैं, देखते हैं भैया पहले तो उसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिटेल एस्टिमेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कि पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन का कॉस्ट किसमें ज़्यादा आ रहा है। भले फिर क्या होता है, तो सेफ तो हमारे लिए दोनों है। फिर ये देखते हैं कि महँगा कौन-सा पड़ रहा है। पहले तो ये देखेंगे कि सब सेफ है, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है वेल फाउंडेशन, तो भाई अगर हमारे पास बजट है, तो हम वेल फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद अगर हमारे पास बजट नहीं है, हम लोग के पास कम पैसा है, तो जो फाउंडेशन हम लोग के बजट में बैठ रहा है और सेफ है, उस फाउंडेशन को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो आज जो हमारी क्लास थी, उस क्लास में यही टॉपिक्स था। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन डिज़ाइन इतना ही है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है? तो इतना ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था आप लोगों का, क्या? सॉइल मैकेनिक्स के लिए या फिर सॉइल मैकेनिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए ये हम लोग का बेसिक पार्ट था। आज की क्लास जो है हम लोगों की इतनी ही है। सभी को धन्यवाद और हम लोग कल फिर से मिलेंगे। कल का टाइमिंग मैं बता दूँगा।